हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि व्यापार चक्र की अवस्थाएं। व्यापार चक्र का ऊपर जो आधारभूत कारण बताया गया है उसके आधार पर अब हम व्यापार चक्र की उन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे ये व्यवहार में दृष्टिगोचर होती हैं। नंबर 1 है अपस्विंग एंड बूम, यानी कि ऊर्ध्वगति व तेज़ी। मान लीजिए व्यवसायी लोग भविष्य के प्रति बड़े ही आशावादी हैं, अर्थात पूंजी की सीमांत उत्पादकता अधिक है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि एवं ब्याज दर स्थिर न होने के कारण नवीन उद्योगों की स्थापना व्यवसायियों के लिए लाभदायक हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विनियोग की मात्रा स्वभावतः बढ़ती ही चली जाती है। विनियोग में वृद्धि के कारण रोजगार एवं उत्पन्न में वृद्धि होती है। गुणक भी क्रियाशील हो जाता है, जो आय में वृद्धि वास्तविक विनियोग से कई गुना अधिक कर देता है। आर्थिक प्रसारण की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि तेजी अपने चरम शिखर तक नहीं पहुंच जाती। नंबर 2 आता है डाउन स्विंग एंड क्राइसिस, यानी कि अधोगति व संकटावस्था। जब आर्थिक प्रसारण की प्रक्रिया तेजी के शिखर तक पहुंच जाती है तो उस शिखर पर कुछ ऐसी आर्थिक शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता को गिराने के लिए बाध्य कर देती हैं। ये शक्तियां निम्न हैं। प्रथम, जैसे जैसे विस्तार की प्रक्रिया बढ़ती है वैसे वैसे पदार्थों एवं उपकरणों के बढ़ते हुए अभाव के कारण उत्पादन की लागतें बढ़ने लगती हैं। श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है, अतः मजदूरी बढ़ने के कारण मजदूरी लागतों में भी वृद्धि हो जाती है। लागतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पूंजी की सीमांत उत्पादकता में गिरावट आने लगती है। तृतीय, तीव्र औद्योगिक विकास के कारण उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि उसके बचने से प्राप्त होने वाली आय स्वभावतः ही आशाओं से नीचे गिरने लगती है। इन दोनों कारणों से पूंजी की सीमांत उत्पादकता से गिरावट आने लगती है। कीन्स का विचार है कि पूंजी की उत्पादकता में गिरावट धीरे धीरे न आकर अकस्मात आती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी आने से व्यवसायी निराशावादी बन जाते हैं तथा विनियोग में कमी आ जाती है। परिणामतः साधनों में बेकारी फैल जाती है तथा वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। इस अवस्था में गुणक के विपरीत दिशा में क्रियाशील होने के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी की संचयी अवस्था शीघ्र गंभीर हो जाती है। नंबर 3, रिकवरी, यानी कि पुनरुद्धार। कुछ समय तक तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता निम्न स्तर पर रहती है, परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता निम्न कारणों से ऊपर उठने लगती है। फर्स्ट है, ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता जाता है त्यों त्यों मशीनें जो समृद्धि काल में बैठाई गई थी घिसती जाती हैं और कार्य के अयोग्य हो जाने के कारण उनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता होने लगती हैं। अतः नवीन मशीनों की मांग में वृद्धि हो जाती है तथा नंबर 2, कुछ समय पश्चात अन्य वस्तुओं के बचे हुए स्टॉक भी समाप्त होने लगते हैं। साथ ही साथ कच्चे माल व पूंजीगत वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण लागतों में पर्याप्त कमी आ जाती है। यह नहीं, मजदूरी लागतें भी कम हो जाती हैं। इन सब का परिणाम यह होता है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता में सुधार होने लगता है। व्यवसायियों का दृष्टिकोण फिर आशावान होता है। नवीन व्यवसाय क्रिया में वृद्धि होने लगती है और रोजगार तथा उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगती है। अर्थव्यवस्था की यह विस्तार प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि रोजगार एवं उत्पादन
अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाते। अब आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी, सिद्धांत की आलोचनाएं। नंबर 1 है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत उत्पादकता। सुनिए इसमें प्रोफेसर हैजलिट ने कीन्स के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की है। कीन्स ने आर्थिक संकटों के कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता की आकस्मिक गिरावट बतलाया है, परंतु पूंजी के सीमांत उत्पादकता नाम का शब्द अति स्पष्ट है और उसके अनेक संभव अर्थ हो सकते हैं। नंबर 2 साइकोलॉजिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कीन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत उत्पादकता सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो साहसी के विनियोग की मात्रा को निश्चित करता है और आर्थिक उतार चढ़ाव को उत्पन्न करता है। परंतु यह तत्व किस पर आधारित है? कीन्स के अनुसार यह विनियोगकर्ताओं की उत्पत्ति पर ही आधारित है। यदि यह ठीक है तो कीन्स का सिद्धांत प्रोफेसर पीगू द्वारा प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बहुत निकट है। नंबर 3 चीप मनी पॉलिसी, सस्ती मुद्रा नीति। कीन्स ने सस्ती मुद्रा नीति अथवा निजी ब्याज दरों को आर्थिक संकट का उपचार माना है, परंतु प्रोफेसर क्राउथर का कहना है कि निजी ब्याज दर साहसी को विनियोग के लिए तैयार नहीं कर सकते। क्राउथर ने ब्याज की निजी दर की पानी से तथा साहसी की घोड़े से उपमा देते हुए लिखा है कि घोड़े को तालाब तक ले जाना सुगम है, परंतु उसको पानी पिलाना सुगम नहीं है। नंबर 4 गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सरकार नियंत्रित विनियोग नीति। मंदी एवं बेरोजगारी से लड़ने के लिए कीन्स ने सरकार नियंत्रित विनियोग नीति का समर्थन किया है, परंतु आलोचकों का कहना है कि यदि इस नीति को स्वीकार कर लिया जाए तो समूची अर्थव्यवस्था उन सरकारी अधिकारियों के हाथों में चली जाएगी जो न पूर्णतः विवेकशील होते हैं न उन्हें ज्ञान ही होता है। ग्रेट ब्रिटेन में कीन्स के इस उपचार का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण उसे भारी हानि उठानी पड़ी थी। नंबर 5 आता है इमरजेंस ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि व्यापार चक्र का आगमन। कीन्स का सिद्धांत यह बताने में असमर्थ है कि व्यापार चक्र बार बार एक नियत समय पर ही क्यों आते हैं तथा उनका एक नियत मार्ग क्यों बना हुआ है। उपरोक्त आलोचनाओं के होते हुए भी यह उल्लेखनीय है कि कीन्स ने व्यापार चक्र के सिद्धांत में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिए हैं। अब नंबर 4 आता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि इसका मतलब है हिक्सन व्यू पॉइंट, मतलब व्यापार चक्र का आधुनिक सिद्धांत, हिक्स की विचारधारा। 1950 में प्रकाशित प्रोफेसर J.R. हिक्स की पुस्तक ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स व्यापार चक्र के स्पष्ट सिद्धांत की व्याख्या करती हैं। हिक्स द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र की व्याख्या भी गुणक एवं त्वरक की अंतर्क्रिया पर आधारित है, किंतु हिक्स एक विकासशील अर्थव्यवस्था यानी ग्रोइंग इकोनॉमी अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें राष्ट्रीय आय में बढ़ती हुई प्रवृत्ति राइजिंग ट्रेंड पाई जाती है में गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया द्वारा व्यापारिक चक्रों के घटने तथा उनकी विभिन्न अवस्थाओं, मोड़ बिंदुओं तथा उच्चतम सीमाओं एवं न्यूनतम सीमा पर की व्याख्या करता है। संक्षेप में प्रोफेसर हिक्स के अनुसार चक्रीय उथल पुथल गुणक त्वरक की मिश्रित क्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। हिक्स के अनुसार विनियोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट यानी कि स्वतः विनियोग तथा दूसरा है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रेरित विनियोग। स्वतः विनियोग वह विनियोग है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तनों से स्वतंत्र होता है। स्वतः विनियोग एक निश्चित दर पर बढ़ता जाता है जिससे अर्थव्यवस्था प्रगतिशील संतुलन की स्थिति में रहती है। यदि इसके संतुलन के पथ में
कोई रुकावट उत्पन्न न हो। दूसरी ओर प्रेरित विनियोग वह विनियोग है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तनों के द्वारा प्रेरित होता है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप इस प्रकार के विनियोग को जो प्रोत्साहन मिलता है वह वास्तव में त्वरक का सिद्धांत है। हिग्स के अनुसार विनियोग की मात्रा एवं मौद्रिक आय के स्तर में घनिष्ठ संबंध होता है और वास्तव में विनियोग की मात्रा मौद्रिक आय पर निर्भर करती है। पुनः स्वतः विनियोग की मात्रा के अनुसार मौद्रिक आय का एक निश्चित स्तर होता है और आय तथा विनियोग का यह अनुपात गुणक एवं त्वरक के सिद्धांत का निर्णायक होता है जिनसे व्यापार चक्र की सृष्टि होती है। अब आती हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाएं। हिग्स अपना विश्लेषण वहाँ से शुरू करते हैं जबकि पूर्व रोजगार अथवा सघन का पूर्व रोजगार उपयोग हो रहा होता है। इस स्थिति में गुणक तथा त्वरक के प्रभाव को ग्रहण कर व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं जो विभिन्न हैं। नंबर फर्स्ट है अपस्विंग एंड बूम, यानी कि ऊर्ध्वगति या तेजी। मान लीजिए कि किसी घटना जैसे आविष्कार के कारण विनियोग में वृद्धि होती है। गुणक की क्रियाशीलता के कारण अतिरिक्त विनियोग से सृजित आय में वृद्धि विनियोग से अधिक होगी। आय में कितनी वृद्धि होगी यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय अर्थात उपभोग मांग में वृद्धि हो जाएगी। यह नया विनियोग फिर गुणक की क्रियाशीलता के कारण आय तथा व्यय में बड़ी वृद्धि सर्जित करेगा। इस प्रकार ऊर्ध्वगति तेजी पकड़ती जाएगी। नंबर सेकंड है डाउन स्विंग एंड डेप्रिसिएशन, डेप्रिजम मतलब अधोगति व मंदी। पूर्व रोजगार की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के पश्चात विस्तार का क्रम रुक जाता है और अधोगति आरंभ हो जाती है। उच्चतम सीमा को छूने तथा अधोगति के आरंभ होने से के बीच एक समय अंतराल होता है, परंतु एक बार जब अधोगति शुरू हो जाती है तो गुणक तथा त्वरक मिलकर उल्टी दशा में कार्य करने लगते हैं। नंबर थर्ड है रिकवरी, यानी कि पुनरुद्धार। मंदी की अवस्था में पहुंचने के बाद भी स्वायत्त निवेश लगभग एक स्थिर दर से बढ़ना जारी रखता है जो कि पुनरुत्थान में सहायक होता है। जैसे जैसे आय व उपभोग में वृद्धि होती है त्वरक की क्रियाशीलता भी बढ़ती जाती है और गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रियाशीलता एक बार फिर विस्तार का क्रम आरंभ कर देती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।